हेलो स्टूडेंट्स, सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट नेशनल हेल्थ सिस्टम। ये चैप्टर आपका सोशल फार्मेसी का चैप्टर नंबर 5 है। इसके पहले का हम सारा चैप्टर यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम नेशनल हेल्थ सिस्टम को स्टडी करेंगे, ठीक है। तो फर्स्टली यहाँ पर एक टर्म है आपके पास हेल्थ। हेल्थ क्या होती है हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। अकॉर्डिंग टू WHO मीन्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO आपकी जो है वो ऐसा बोलती है कि हेल्दी पर्सन या फिर हेल्थ को अगर वो एड्रेस करेगी तो उसके कहने का ये मतलब है कि कोई भी पर्सन हेल्दी तभी होगा जब वो फिज़िकली, मेंटली और सोशली कोई भी पर्सन यहाँ पर वेल बीइंग है तो ही वो पर्सन हेल्दी कंसिडर होता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू WHO ऐसा कहता है कि ऐसा नहीं है कि सबसे पहले ट्रेडिशनली तो ऐसा कहा गया था कि हेल्थ क्या होती है कि ठीक है एब्सेंस ऑफ डिजीज़ है। अगर किसी भी पर्सन को डिजीज़ नहीं है, दैट मीन्स एब्सेंस ऑफ डिजीज़ अगर वहाँ पर है, एब्सेंस ऑफ डिजीज, तो उस केस में क्या कहा जाता है कि पर्सन जो है वो आपका हेल्दी है। बट ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऐसा बोलती है कि जो भी पर्सन अगर हेल्दी कंसिडर होगा तो वो फिजिकल स्टेट से, मेंटल स्टेट से और सोशल वेलबींग, वहाँ पर उन तीनों कंडीशंस में उसकी वेलबींग होना कंपलसरी है ताकि एक वो हेल्दी पर्सन यहाँ पर कंसिडर हो सके, ठीक है। हेल्दी पर्सन दैट डजंट मीन कि ठीक है इसको कोई भी डिजीज नहीं है तो बस ये ठीक है ये पर्सन हेल्दी है। WHO के अकॉर्डिंग उसका फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग तीनों होना इंपॉर्टेंट है, तभी वो पर्सन वहाँ पर हेल्दी कंसिडर होगा, ठीक है। अब हेल्थ आपको यहाँ पर अंडरस्टूड हो गई है। इसके बाद में हम ये देखते हैं कि आपकी जो नेशनल हेल्थ सिस्टम्स हैं उसके अंदर आपका कौन कौन इन्वॉल्व है, ठीक है। जो भी आपकी नेशनल हेल्थ सिस्टम है, नेशनल हेल्थ सिस्टम में आपका कौन कौन से मेंबर्स यहाँ पर मेजरली इन्वॉल्व हैं। तो सबसे पहले आपको पता है जो भी आपके मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, मेडिकल प्रोफेशनल्स आपके यहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है हेल्थ सिस्टम में, ठीक है। मेडिकल प्रोफेशनल्स में आपके यहाँ पर डॉक्टर्स भी आ सकती हैं, नर्सेज आ सकती हैं, फार्मासिस्ट आ सकते हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और इसके साथ साथ में मेडिकल प्रोफेशनल्स के साथ साथ में जो भी आपके क्लिनिक्स हैं, नर्सिंग होम्स और आपके जो भी डिस्ट्रिक्ट और सेंट्रल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो भी हॉस्पिटल्स हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर हेल्थ केयर सिस्टम में आती है। इसके साथ में और आपके पास लैब्स आती हैं, जैसे आपकी डायग्नोस्टिक लैब होती है जो भी आपका किसी भी टेस्ट सैंपल को लेती है और फिर उसके बाद कोई भी डायग्नोस आपको करके बताती है। तो डायग्नोस्टिक और पैथोलॉजिकल लैब्स, ये सारी चीज़ें आपके हेल्थ सिस्टम में यहाँ पर इन्वॉल्व है, ठीक है। और इसी के साथ साथ में ठीक है जो भी आपका हेल्थ का या फिर मेडिकल का डिपार्टमेंट है, जैसे हॉस्पिटल हो गया, नर्सिंग होम्स हो गए, इन सब के साथ साथ में जो भी यहाँ पर प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं, दैट मीन्स डॉक्टर, नर्स, फार्मासिस्ट या जो भी यहाँ पर काम कर रहे हैं वो सारे लोग, उसके साथ में जो आपकी लैब्स हैं वो पर्सन इन्वॉल्व हैं ये भी। और इसके साथ साथ में यहाँ पर एक जो थर्ड पार्टी पर्सनस हैं, जो भी यहाँ पर थर्ड पार्टी पर्सन्स हैं या फिर जो भी आपकी थर्ड पार्टी सर्विसेज यहाँ पर प्रोवाइड करवा रहे हैं वो लोग भी आपके हेल्थ सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं। थर्ड पार्टी सर्विसेज में आपका कौन आ सकता है, जैसे आपका लॉन्ड्री है, हॉस्पिटल में कोई भी अगर पर्सन लॉन्ड्री कर रहा है, तो कोई अगर केटरिंग का काम है तो वो दैट मीन्स अदर देन जो भी आपकी मेडिकल सुपरविजन प्रोवाइड कर रहा है या फिर मेडिकल असिस्टेंस के अलावा और कोई असिस्टेंस आपको प्रोवाइड कर रहा है तो वो भी आपके यहाँ पर हेल्थ केयर सिस्टम का एक पार्ट है, एक मेजर रोल वो यहाँ पर प्ले करते हैं, ठीक है। अब हेल्थ सिस्टम की बात करते हैं तो इंडिया में आपका हेल्थ सिस्टम कैसा है। हेल्थ सिस्टम आपका इंडिया में यहाँ पर कौन कौन सा आया है, ट्रेडिशन से बात करते हैं, फ्रॉम द वेरी स्टार्ट या फिर वेरी इनिशियल से। जैसे आपका सबसे पहला था आयुर्वेदा, राइट। आयुर्वेदा क्या होता है, आयुर्वेदा क्या होता है यहाँ पर आपका साइंस ऑफ लाइफ होता है, ठीक है। मतलब लाइफ के बारे में आपको यहाँ पर बेसिकली स्टडी करना है। आयुर्वेदा में आप किसी भी पर्सन का फिजिकल, मेंटल और उसके साथ साथ में सोशल वेलबींग पर यहाँ पर हम काम करते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा ऐसा बोलता है कि आपका जो भी बॉडी है या फिर यूनिवर्स की हम बात करते हैं, यूनिवर्स की बात करते हैं तो हर एक चीज़ आपकी 5 एलिमेंट से मिलकर बनी है और वो 5 एलिमेंट है आपके पास पंच महाभूतास, ठीक है। पंच महाभूतास अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा ऐसा कहता है कि यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं वो आपकी 5 वाइटल या फिर 5 एसेंशियल चीज़ों को मिलकर बना है, उसमें क्या आता है आपका पंच महाभूतास। अब पंच महाभूतास यहाँ पर क्या होते हैं, अर्थ, एयर, वाटर, स्काई एंड फायर,
ठीक है, जो भी आपके 5 वाइटल एलिमेंट्स हैं जिससे आपका पूरा यूनिवर्स बना है, और आयुर्वेद ये कहता है कि जो भी आपकी ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी भी आपकी 5 एसेंशियल वाइटल एलिमेंट से मिलकर के बनी है, दैट इज पृथ्वी, आकाश, पानी, जल, अग्नि, ये सारी चीजें। ठीक है, तो पंच महाभूतास कहते हैं इनको, ये जो भी 5 आपके मेजर एलिमेंट्स हैं इनको पंच महाभूतास कहा गया है। अब ये जो आपके पंच महाभूतास का एक बैलेंस होता है बॉडी में, ठीक है, आपकी बॉडी में इसका एक बैलेंस है, अगर वो बैलेंस पूरा प्रॉपर है तभी आप एक पर्सन जो है वहां पर हेल्दी कंसिडर होगा। ठीक है, अगर इन एलिमेंट्स में कोई भी डिस्टर्बेंस है, इम्बैलेंस है, तो वो चीज़ वहाँ पर क्या कॉज करती है, डिजीज या फिर इलनेस कॉज करती है। ठीक है, तो जो भी आपकी बॉडी के 5 मेजर एलिमेंट्स हैं, अगर उनमें कोई भी डिस्टर्बेंस या फिर इम्बैलेंस होती है तो वो पर्टिकुलर चीज़ आपकी बॉडी में डिजीज या फिर इलनेस कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ऐसे ही आपके अलग और अदर सिस्टम्स होते हैं, दैट इज़ यूनानी, सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन, होम्योपैथी, एंड वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो भी आज चल रहा है जिसको हम मॉडर्न बोलते हैं। मॉडर्न दैट मीन्स आपका जो भी एलोपैथी का सिस्टम है, जो भी आप अपना इंग्लिश मेडिकेशन लेते हो वो आपका एलोपैथी आता है। ठीक है, तो ये सारे फर्दर आपके इंडिया के सिस्टम्स हैं। यूनानी भी ऐसा ही कहता है कि आपकी बॉडी कुछ 4 वाइटल न्यूट्रिएंट्स से मिलकर बनी है, ऐसे ही कुछ वो 4 एलिमेंट्स हैं और उनका खुद का अपना अपना एक टेम्परामेंट होता है। टेम्परामेंट मीन्स एक टेम्परेचर, दैट मीन्स आपकी बॉडी में अगर जो 4 एलिमेंट्स हैं तो उनका अपना अपना एक टेम्परेचर है, जैसे कि कोल्ड है, हॉट है, ह्यूमिड है, ऐसे आपके फर्दर टेम्परेचर्स होते हैं। तो अगर इनमें अगर कोई इम्बैलेंस होता है तो वो पर्टिकुलर चीज़ डिजीज कॉज कर रही है। ठीक है, सिद्धा में भी आपका ऐसा ही होता है कि आपकी बॉडी में कुछ एलिमेंट्स हैं जिनकी अगर इम्बैलेंस हो जाती है तो वो क्या करेगा, आपका यहाँ पर डिजीज या फिर इलनेस कॉज कर देगा। और होम्योपैथी भी कुछ आपके 3 प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, जिसमें लॉ ऑफ सिमिलैरिटी आता है कि दैट मीन्स कोई भी सिमिलर चीज़ है, सिम्टम जो है उसके पर्टिकुलर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट यहाँ पर दिया जाता है। वो अभी आपके इतना ज़्यादा नॉलेज में नहीं है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी जो आपका चैप्टर है वो बात कर रहा है नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स की। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम की बात करते हैं। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम में क्या है, बेसिकली गवर्नमेंट ने, इंडिया की जो भी गवर्नमेंट है उसने जितने भी प्रोग्राम्स हेल्थ के रिगार्डिंग, जितने भी प्रोग्राम्स पॉलिसीज़ को यहाँ पर बनाया है, उस पर्टिकुलर प्रोग्राम्स और पॉलिसीज़ को यहाँ पर स्टडी करना आपका नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के अंदर आता है। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम में, या फिर हम इसको कहें कि नेशनल हेल्थ मिशन, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम जो है यहाँ पर बेसिकली किन किन चीज़ों के ऊपर काम किया था या फिर किस पर्टिकुलर चीज़ के बेस पर ये चीज़ बनाई गई थी, कि क्या करना था, आपको प्रिवेंशन करानी थी, प्रिवेंशन या फिर आपका इरेडिकेशन कह सकते हैं। इरेडिकेशन मीन कोई भी ऐसी डिजीज़ है जिसको पूरा आपने ख़त्म करवाना है। ठीक है, तो प्रिवेंशन या फिर इरेडिकेशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस, कम्युनिकेबल डिजीजेस, जो भी आपकी कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है, जैसे जो आपकी फैल सकती है, कंटेजियस डिजीज़ होती है, उसकी प्रिवेंशन या फिर उसको और ज़्यादा फैलने को रोकने को आपको बेसिकली यहाँ पर कुछ ऐसे प्रोग्राम्स यहाँ पर बनाए गए थे। ठीक है, ऐसे ही आपका जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है उसकी प्रिवेंशन या फिर उसकी जो भी ट्रांसमिशन है, स्प्रेड हो रही है, उसको कंट्रोल करने के लिए जो भी प्रोग्राम्स थे। और इसके साथ साथ में ही जो भी आपका मैटरनिटी और चाइल्ड हेल्थ होती है, मैटरनिटी एंड चाइल्ड हेल्थ के बेस पे या फिर इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए गवर्नमेंट ने कुछ प्रोग्राम्स यहाँ पर बनाए हैं जो कि आपके नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स या फिर पॉलिसीज़ के अंडर में आते हैं। इसकी जो भी हिस्ट्री है या फिर एक माइलस्टोन की बात करें तो उसमें बेसिकली ये कुछ प्रोग्राम्स के नाम यहाँ पर आपको गिवन है, जिसमें सबसे पहला प्रोग्राम आता है आपका भोर कमेटी। भोर कमेटी कब आई थी आपकी 1946 में, दैट मीन्स जब आपका इंडिपेंडेंस हुआ था इंडिया का, उससे थोड़ा 1 साल पहले ये आपकी भोर कमेटी आई थी। भोर कमेटी रिकमेंडेशन में ऐसा कुछ कहा गया था उस टाइम पे कि जो भी ट्रीटमेंट था, अगर कोई भी डिजीज़ हो रही थी तो उसका कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट वहाँ पर नहीं था। ठीक है, तो वो जो चीज़ थी वो पूजा और ये सारी चीज़ें करवा के ही, ऐसा माना जाता था कि पूजा वगैरह करवा के ये सारी जो भी डिजीज़ है वो ठीक हो जाएगी। तो वहाँ पर ऐसा डिसाइड हुआ कि इंडिया को बहुत ज़्यादा हेल्थ सिस्टम की, हेल्थ असिस्टेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो उस टाइम पे आपका हेल्थ सिस्टम जो है यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया गया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका था नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम 1952। 1952 में आपका क्या आया था, फैमिली प्लानिंग का प्रोग्राम आया था, जिसका मोटिव ये था कि जो भी आपकी पॉपुलेशन है उसको यहाँ पर कंट्रोल करना है और उसके साथ साथ में फैमिली वेलफेयर की, फैमिली में जितने भी आपके मेंबर्स हैं उनकी हेल्थ, उनकी स्टडी, उनका न्यूट्रिशन, बेसिकली वो यहाँ पर देखा गया था और ये आपका 1978 में आया था।
ठीक है। नेक्स्ट प्रोग्राम आपके पास है नेशनल हेल्थ पॉलिसी। नेशनल हेल्थ पॉलिसी का प्रोग्राम है जिसके अंदर आपका जो भी रूरल और अर्बन दोनों एरियाज हैं उसके लिए यहाँ पर अलग अलग गवर्नमेंट ने पॉलिसीज बनाई थी या फिर बनाई गई थी उस टाइम पे कि आपको डिफरेंट पॉलिसीज को यहाँ पर स्टडी करना है। ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट पॉलिसी आपकी आई थी सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम्स। जो भी आपका मदरहुड है, लाइक उस टाइम पे जो भी मदर है, चाइल्ड है, उन दोनों की डेथ का रेशियो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हुआ करता था। उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए 1992 में गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम यहाँ पर इनिशिएट हुआ था। ओके। ऐसे ही आपके नेक्स्ट प्रोग्राम्स है नेशनल रूरल हेल्थ प्रोग्राम मिशन, जो भी आपका रूरल दैट मीन्स आपके ग्रामीण क्षेत्र जो है वहाँ पर आपका हेल्थ के मिशन को इम्प्रोवाइज करवाना यहाँ पर। और ऐसे ही आपका नेशनल हेल्थ पॉलिसी आया था 2017 के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट नेशनल हेल्थ मिशन। नेशनल हेल्थ मिशन में पर्टिकुलर जो भी गवर्नमेंट ने आपकी हेल्थ की पॉलिसीज़ जो भी बनाई है वो यहाँ पर स्टडी किया जाएगा। ठीक है। अब जो भी पॉलिसीज़ बनाई थी वो 2 एरियाज़ के लिए बनाई थी, एक तो आपकी रूरल के लिए बनाई थी और अर्बन के लिए बनाई थी। ठीक है। रूरल एरियाज़ के लिए जो भी पॉलिसी यहाँ पर बनाई थी NRHM, और सेम पॉलिसी जो भी आपके अर्बन एरियाज़ के लिए थी वो थी NUHM। ठीक है। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन और नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, दैट मीन्स जो भी रूरल एरिया था, रूरल एरिया के लिए जितनी भी आपकी हेल्थ मिशन बनाई थी वो एक सेपरेट थी। ठीक है। ये आपका 2005 में इनिशिएट हुआ था ये प्रोग्राम। ठीक है। NRHM जो था आपका 2005 में इनिशिएट हुआ था, और ऐसे ही आपका NUHM जो थी वो आपकी 2013 में यहाँ पर आई थी, 2013 मई में, और ये आपका आया था 2005 के मंथ ऑफ अप्रैल में। ठीक है। तो NRHM बेसिकली क्या कर रही थी, वो जितना भी आपका रूरल एरिया था, जो भी आपका ग्रामीण क्षेत्र था, वहाँ पर आपकी हेल्थ की पॉलिसीज़ को या फिर जो भी हेल्थ है लोगों के बीच में, गाँव के लोगों के बीच में जो भी हेल्थ का स्टेटस है उसको बेसिकली यहाँ पर और ज़्यादा इम्प्रूव करवाना इसका एक प्रोग्राम था, इसका ऑब्जेक्टिव था। ठीक है। रूरल एरिया में क्या था, आपका आशा की क्रिएशन हुई थी। आशा क्या होती है, आशा मीन्स यहाँ पर फीमेल्स को कहा गया था, गांव की जो भी फीमेल्स होती है। आशा का फुल फॉर्म यहाँ पर होता है आपका एक्रीडिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटिस्ट। ठीक है। मतलब जो रूरल था दैट मीन्स NRHM जो था उसने क्या किया था, वहाँ पर आशा की जो भी थी इनिशिएटिव यहाँ पर करवाई थी। दैट मीन्स जो भी आपकी गांव की फीमेल्स थी, इस आशा की फुल फॉर्म यहाँ पर था एग्रीगेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटीज़। दैट मीन्स जो भी उस गांव का, उस पर्टिकुलर गांव की जो भी फीमेल्स थी वो क्या करेंगी, इस हेल्थ सिस्टम के ऊपर इन्वॉल्व होगी। जैसे वो घर घर जाके लोगों को अवेयर करेंगी, वैक्सीनेशन करवाएंगी, इन सारी चीज़ों के लिए यहाँ पर आशा को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी। ठीक है। वैसे ही NUHM जो है, जो कि आपका 2013 में यहाँ पर इनिशिएट हुआ था, इसने क्या स्टार्ट किया था, ऊषा। जैसे इसने आशा किया था तो इसने ऊषा किया था, विच इज अर्बन सोशल हेल्थ एक्टिविटीज। ठीक है। जैसे अर्बन जो एरिया होता है, जो शहरी है, शहरी दैट मीन्स जो शहर में भी आपके जो गांव के लोग रहते हैं उसके लिए बेसिकली ये था। तो वहाँ पर ऊषा को यहाँ पर इन्होंने इनिशिएट करवाया था, जिन्होंने क्या किया था, सेम उनका काम था जैसे गाँव में जो काम कर रही थी जो लेडीज, वही काम आपका यहाँ पे अर्बन एरियाज में हो रहा था। ठीक है। तो ऐसे जो आपके नेशनल हेल्थ सिस्टम्स हैं वो आपके आते हैं। नेक्स्ट इस चैप्टर में हमने ये डिस्कस करना है कि जो भी आपके ऑन गोइंग नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स हैं, ऑन गोइंग नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स, उसके ऊपर आप क्या, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसकी फंक्शनिंग क्या है, ये सारी चीज़ें आपको नेशनल हेल्थ प्रोग्राम में पर्टिकुलरली यहाँ पर स्टडी करना है। ठीक है। ऑन गोइंग नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स, अभी जो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स बना रहा है वो कौन बना रहा है, ऑब्वियसली आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एक पर्टिकुलर है अथॉरिटी जो कि है DGHS। DGHS मीन्स डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ साइंस, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ साइंस। ठीक है। तो बेसिकली आपके जो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स है उनको बनाने का एक पर्पस है कि आपकी जो भी एक पर्टिकुलर डिजीज़ है उस पर्टिकुलर डिजीज़ का आपका इरेडिकेशन करवाना है, और अगर वो हो रही है तो उसको कम से कम उसकी रिड्यूस करवानी है, जो भी उसकी रेट है मॉर्बिलिटी या फिर मोर्टेलिटी रेट जो है उसको वहाँ पर रिड्यूस करवाना है। तो ये इनका एक मेजर ऑब्जेक्टिव होता है। और जो आपके नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स होते हैं जो कि आपकी गवर्नमेंट बनाती है, गवर्नमेंट में भी पर्टिकुलर आपका DGHS जो है, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ साइंस, ये क्या करता है, आपके जितने भी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स हैं उनकी एस्टेब्लिशमेंट में यहाँ पर हेल्प करता है। इनकी अप्रूवल यहाँ पर होनी ज़रूरी होती है। ठीक है। तो जो DGHS हैं इन्होंने नंबर ऑफ आपके हेल्थ प्रोग्राम्स बनाए हैं, जैसे नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है आपका
नंबर ऑफ आपके नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स यहाँ पर DGHS के थ्रू बनाए गए हैं, जो कि अभी ऑन गोइंग है। जैसे हो सकता है आपका नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम यहाँ पर हो सकती है, नेशनल प्रोग्राम फॉर पैलिएटिव केयर हो सकता है, नेक्स्ट हो सकता है नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ फ्लोरोसिस, नेक्स्ट आपके पास हो सकता है नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल फॉर कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस एंड स्ट्रोक्स। ठीक है, तो ऐसे आपके कुछ नंबर ऑफ प्रोग्राम्स हैं यहाँ पर, तो कुछ आपके पास एग्जांपल है। इसके अलावा भी नंबर ऑफ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स है जो कि अभी ऑन गोइंग है, तो उसमें हम कुछ पर्टिकुलर नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने लिया है सबसे पहले नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम। ठीक है, मतलब NIDDCP, नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम। ठीक है, मतलब पर्टिकुलरली यहाँ पे जो आयोडीन की डेफिशिएंसी हो रही थी या फिर उसकी वजह से जो डिजीज हो रही थी, तो उसकी इरेडिकेशन के लिए या फिर उस चीज़ का रिड्यूस करने के लिए, प्रिवेंशन करने के लिए ये प्रोग्राम यहाँ पे बनाया था। ठीक है, तो सबसे पहले जो आप आयोडीन है, आयोडीन क्या करता है, आपकी बॉडी में ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट या फिर आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म के लिए और उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए आपकी बॉडी में आयोडीन कंटेंट होना इंपॉर्टेंट है। इसके साथ में ही आयोडीन क्या करता है, आपका जो थायराइड हार्मोन है उसकी प्रोडक्शन करवाता है। थायराइड हार्मोन की यहाँ पर प्रोडक्शन करवाता है, जो क्या करता है बेसिकली आपके ब्रेन और बोन की डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होता है या फिर इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो आपकी बॉडी में अगर आयोडीन डेफिशिएंसी हो रही है तो उसकी वजह से ऑब्वियसली आपकी बॉडी का प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगी, आपकी बॉडी में प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो पाएगी, और उसके साथ में थायराइड हार्मोन जो है वो आपकी बॉडी में अच्छे से प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा, जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, आपकी बॉडी की ब्रेन और बोन की डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो इस प्रोग्राम के मेजर ऑब्जेक्टिव्स आपके पास क्या थे कि जो भी आपकी डेफिशिएंसी डिजीज है, दैट इज IDD, आयोडीन डेफिशिएंसी डिजीज, इसकी असेसमेंट करवानी है। दैट इज यहाँ पर पता लगाना है कि आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर कितने हो रहे हैं। ठीक है, एक एरिया है, एक डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स का कितना मैग्नीट्यूड है, कितने नंबर ऑफ केसेस आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। तो पहले तो इनका एक ऑब्जेक्टिव ये था कि ऐसा इनको सर्वे करवाना है, फिर IDD को यहाँ पर स्टडी करना है। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या है, अब आयोडीन का जो भी डिसऑर्डर है या डेफिशिएंसी हो रही है, तो उस केस में क्या करना है, आपको आयोडीन सॉल्ट की सप्लाई करवानी है। आपको पता है जो भी आपका कॉमन सॉल्ट होता है घर पे, कॉमन सॉल्ट जो हम यूज करते हैं NaCl, उसके अंदर आपका आयोडीन का कंटेंट होता है। ठीक है, आपने टीवी में एडवर्टीजमेंट में भी देखा होगा कि इस सॉल्ट में आपका आयोडीन है, जो कि आपकी बॉडी की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो आयोडीन की डेफिशिएंसी है उसको थोड़ा कवर अप करने के लिए यहाँ पर आयोडाइड सॉल्ट की सप्लाई करवानी है। ठीक है, अब इसके साथ में आयोडीन सॉल्ट आपने सप्लाई करवाया और उसके पहले आपने IDD को एनालाइज करवाया, तो फिर 5 साल बाद में आपको क्या करना है, IDD को एनालाइज करवाना है और उसके साथ साथ में IS, दैट मीन्स आयोडाइड सॉल्ट जो आपने दिया था, तो उसका इम्पैक्ट क्या आया है वो आपको 5 साल बाद में दोबारा से सर्वे करना है, एसेस करवानी है ये सारी चीजें। ठीक है, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इसका आता है कि लोगों को इसके लिए हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। दैट मीन्स उन्हें एजुकेट करना है कि आपकी बॉडी में आयोडीन का कंटेंट होना इंपॉर्टेंट है और वो आपकी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग और डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर प्रोग्राम था आपका, इसकी कुछ फंक्शनिंग्स या फिर आउटकम यहाँ पर क्या देखने को मिला, तो इसमें जो भी नोडल मिनिस्ट्री है उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन करवाई है NIDDCP, नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर एंड कंट्रोल प्रोग्राम। ठीक है, तो NIDDCP जो भी आपका प्रोग्राम था, तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन करवाना था यहाँ पर, इसकी इम्प्लीमेंटेशन करवाई, और उसके साथ साथ में जो भी आपने आयोडीन सॉल्ट की कंजप्शन पीपल ने ली है, जो भी उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के लोगों ने आयोडीन सॉल्ट को वहाँ पर इंटेक किया है, तो ऐसा देखा गया था थ्रू द सर्वे कि जो भी आयोडीन सॉल्ट के जो भी कंजप्शन है वो आपका इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज कैसे हुआ है, 2005 to 6 में जो भी आपका कंजप्शन का रेट था या फिर परसेंटेज था वो 51.1% था। ठीक है, बट 2009 तक जाते जाते ये परसेंटेज आपका 71.1% हो गया। दैट मीन्स जो भी आपकी कंजप्शन ऑफ आयोडीन सॉल्ट है डिस्ट्रिक्ट के लोगों में या फिर एक पर्टिकुलर एरिया पॉपुलेशन में, आपका आयोडीन सॉल्ट का कंजप्शन है वो इंक्रीज हुआ है। आयोडीन सॉल्ट का जो कंजप्शन है उसकी वजह से जो भी वहाँ के लोगों में आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स हो रहे थे, तो उसका रेट भी यहाँ पर कम हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट है जो भी आपकी आईडीडी को मॉनिटर करने के लिए कुछ लैब्स की एस्टेब्लिशमेंट यहाँ पर करवानी है, जैसे कि आपका नेशनल रेफरेंस लेबोरेटरी हो सकता है और उसी के साथ साथ में रीजनल लेबोरेटरीज भी यहाँ पर हो सकते हैं, और आपकी जो स्टेट लेबोरेटरीज है दैट इज 35 स्टेट लेबोरेटरीज यहाँ पर हैं, उनकी फॉर्मेशन यहाँ पर इस प्रोग्राम के थ्रू यहाँ पर हुई थी। ठीक है, तो ये आपका नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में हमने इसके प्रॉपर फंक्शनिंग्स और आउटकम्स को देखा। नेक्स्ट आपके पास प्रोग्राम आता है नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम NLEP। ठीक है, तो अब लेप्रोसी क्या होती है, लेप्रोसी क्या करती है, आपकी बॉडी में लेजेंड्स को क्रिएट करती है। लेजेंड्स हमने देखा था कुछ आपके टिश्यूज की एक्यूमुलेशन होना जो कि आपका उस पर्टिकुलर पार्ट पे रेडनेस या फिर रैश कॉज करेगा, और उसी के साथ साथ में लेप्रोसी में क्या होती है, आपकी नर्व डैमेज हो जाती है। ठीक है, तो ये लेप्रोसी का जो प्रोग्राम है उसकी इरेडिकेशन करवाना, दैट मीन्स लेप्रोसी पूरा का पूरा इरेडिकेट खत्म करवा देना उस पर्टिकुलर एरिया से या फिर पूरा कंट्री से। ठीक है, तो अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि जो भी आपकी प्रिवेलेंस रेट है लेप्रोसी की उसको रिड्यूस करवाना। प्रिवेलेंस रेट क्या होती है, एक पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है, एक पर्टिकुलर आपका डिस्ट्रिक्ट है या फिर एक नंबर ऑफ पॉपुलेशन है, उसमें क्या है, नंबर ऑफ केसेस कितने हैं, ठीक है, बाय नंबर ऑफ पॉपुलेशन कितनी है एक पर्टिकुलर टाइम पे, ये आपका प्रिवेलेंस रेट होती है। दैट मीन्स एक पर्टिकुलर टाइम पे एक नंबर ऑफ पॉपुलेशन में आपके नंबर ऑफ केसेस कितने थे एज कंपैरेटिव टू नंबर ऑफ पॉपुलेशन। जैसे अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में या फिर किसी छोटे से हम गांव की बात करें तो वहाँ 100 लोग हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम पे एट द मंथ ऑफ जुलाई, ठीक है, जुलाई के मंथ में वहाँ पर 100 लोग हैं और उसमें क्या है उनके 70 तो केसेस हैं लेप्रोसी के, बट नंबर ऑफ केसेस यहाँ पर कितने हैं, नंबर ऑफ पॉपुलेशन 100, तो ये आपकी प्रेवलेंस रेट है। ओके, नेक्स्ट इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो भी आपके न्यू चाइल्ड केसेस हैं उनके अंदर आपकी डिसेबिलिटी बिल्कुल जीरो करवाना, दैट मीन्स बिल्कुल नेग्लिजिबल करवाना कि जो भी आपके चाइल्ड केसेस हैं उनको लेप्रोसी यहाँ पर बिल्कुल भी ना हो। अब इसकी फंक्शनिंग की बात करते हैं तो फंक्शनिंग में क्या आता है, NLEP दैट इज नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम, यहाँ पर क्या बोलता है कि किसके अंदर काम करता है, सबसे पहले तो नेशनल हेल्थ मिशन दैट इज NHM, हमने अभी डिस्कस किया था। NHM में क्या होती है, आपकी नेशनल हेल्थ मिशन है जो कि आपकी गांव के लिए और शहर के लिए दोनों अलग अलग बनाई गई है, जैसे कि NRHM और NUHM, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन और नेशनल अर्बन यहाँ पर हेल्थ मिशन है। ठीक है, नेक्स्ट इसका फंक्शन क्या है कि आपकी डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट करवानी है लेप्रोसी की, जो भी लेप्रोसी डिजीज है उसकी डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट किसी भी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल में या फिर स्टेट के हॉस्पिटल में यहाँ पर, मतलब जो भी क्या है इसमें प्रॉपरली आपको हेल्थ असिस्टेंस यहाँ पर प्रोवाइड करवानी है उन पेशेंट्स के लिए जिनको यहाँ पर लेप्रोसी हो गया है। ओके, नेक्स्ट इसके अंदर आता है IEC एक्टिविटीज। IEC एक्टिविटीज क्या होती हैं, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। IEC एक्टिविटीज को यहाँ पर करवाना है, दैट मीन्स लोगों को, पेशेंट्स को, नंबर ऑफ पीपल्स को क्या करना है, IEC दैट मीन्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, उन्हें एजुकेट करना है और उनसे कम्युनिकेट करना है, या फिर हम कह सकते हैं काउंसलिंग करनी है एक पर्टिकुलर डिजीज के बारे में कि वो उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, अगर हो जाती है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। तो पर्टिकुलरली जो भी एक रोल ऑफ फार्मासिस्ट यहाँ पर होता है, लोगों को एजुकेट करना, अवेयर करना, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाती है। और लेप्रोसी के लिए आपकी NGO सर्विसेज भी यहाँ पर अवेलेबल करवाई गई। नेक्स्ट आपके पास प्रोग्राम आता है नेशनल प्रोग्राम फॉर पैलेटिव केयर। पैलेटिव केयर क्या होती है, एक कंफर्ट केयर होती है, कंफर्ट केयर हम इसको कह सकते हैं, कंफर्ट केयर। तो पैलेटिव केयर या फिर कंफर्ट केयर बेसिकली क्या होती है, जो भी आपका पेशेंट है उस पेशेंट को और उसकी फैमिली को ऐसी केयर देना, या फिर बेसिकली क्या करना है, आपके पेशेंट की जो लाइफ है या फिर जो भी उसकी डिजीज की क्वालिटी को यहाँ पर इम्प्रूव करना है, क्वालिटी को इम्प्रूव करना। तो बेसिकली पैलेटिव केयर या फिर कंफर्ट केयर के अंदर क्या आता है, जो भी आपका पेशेंट है उसकी क्वालिटी को या जो भी उसका ट्रीटमेंट चल रहा है उस ट्रीटमेंट की क्वालिटी को यहाँ पर एनहेंस करना है, इम्प्रूव करना है। ठीक है, पेशेंट के साथ साथ में उसकी फैमिली को भी। तो इस प्रोग्राम के अंदर में क्या आता है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या आते हैं, टू प्रोवाइड पैलेटिव केयर टू द पेशेंट, जो भी आपका पेशेंट है उसको पैलेटिव केयर यहाँ पर देना, दैट मीन्स कोई भी कंफर्ट केयर देना, या फिर उस पेशेंट का जो भी ट्रीटमेंट चल रहा है उसकी क्वालिटी को यहाँ पर इम्प्रूव करना, क्वालिटी को एनहेंस करना या फिर इम्प्रूव करना। ठीक है, किस केस के अंदर कौन से पेशेंट्स की यहाँ पर पर्टिकुलरली बात हो रही है, NPPCCDCDS,
कौन से पेशेंट की यहाँ पर पैलेटिव केयर करवानी है? जो पेशेंट पर्टिकुलरली इन प्रोग्राम्स के अंडर में आते हैं। कौन से प्रोग्राम? जैसे कि नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल फॉर कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस एंड स्ट्रोक्स। ठीक है, मतलब इस प्रोग्राम के अंडर में जो भी पेशेंट्स आते हैं उनकी पैलेटिव केयर करवाना। नेशनल प्रोग्राम फॉर एल्डरली, दैट मीन्स जो भी आपके एल्डर पेशेंट्स हैं उनकी पैलेटिव केयर यहाँ पर करवाना। NRHM मीन्स नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, जो भी रूरल एरिया वाले जो पेशेंट्स हैं उनकी पैलेटिव केयर करवाना। और नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के अंदर जितने भी आपके पेशेंट्स आ रहे हैं उनकी यहाँ पर पैलेटिव केयर करवाना है। दैट मीन्स उनका जो भी ट्रीटमेंट है, उनकी लाइफ की जो भी क्वालिटी है उसको यहाँ पर इम्प्रूव करना है। ठीक है, फंक्शनिंग में इसकी क्या आता है? जो भी आपकी एसेंशियल फंडिंग प्रोवाइड करवानी है पहले तो, ताकि आप ऐसी कैपेसिटी या फिर ऐसी बिल्डिंग या फिर हॉस्पिटल ऐसा बना सके जो कि आपकी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, उसके साथ साथ में कैंसर, HIV और जो भी आपके एल्डरली पेशेंट्स हैं उनको टारगेट करते हुए यहाँ पर ऐसी आपको बिल्डिंग्स या फिर हॉस्पिटल्स मैन्युफैक्चर करना है। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर आता है जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर हॉस्पिटल्स होते हैं उस हॉस्पिटल में आपका पैलेटिव केयर या फिर पैलेटिव सर्विस को प्रोवाइड करवाना। ठीक है, मतलब जो भी आपके ऐसे पेशेंट्स हैं जो इन पर्टिकुलर प्रोग्राम्स के अंडर में आते हैं या नहीं भी आते हैं, तो जिस भी पेशेंट का आप लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव कर रहे हो तो वो NPPC प्रोग्राम के अंडर में आता है। ओके, नेक्स्ट आपके पास प्रोग्राम आता है नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ फ्लोरोसिस। फ्लोरोसिस क्या होती है? सबसे पहले तो जो आप वाटर इनटेक करते हो, ठीक है, कोई भी आपने वाटर इनटेक किया है उस वाटर में आपका फ्लोरोसिस या फिर फ्लोराइड का कंटेंट यहाँ पर ज़्यादा है। ठीक है, जो भी आप हार्ड वाटर कंसीडर करते हैं जिसको हम खारा पानी कहते हैं, तो अगर उसके अंदर फ्लोराइड का कंटेंट ज़्यादा है और एक बहुत लंबे टाइम पीरियड से आप उस वाटर को इंटेक कर रहे हो या फिर उस वाटर से यूज्ड फूड प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपकी बॉडी में फ्लोरोसिस होने का चांसेस यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, फ्लोरोसिस क्या है? एक वाटर बॉर्न डिजीज़ है। फ्लोरोसिस एक वाटर बॉर्न डिजीज़ है जिसके अंदर आपकी बॉडी में फ्लोराइड का कंटेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो एक्सेस ऑफ फ्लोराइड क्या है? फ्लोरोसिस है। अब ये जो फ्लोरोसिस है तो आपकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा सीरियस मेजर हेल्थ डिसऑर्डर्स यहाँ पर हो सकते हैं, जैसे कि डेंटल फ्लोरोसिस हो सकता है, स्केलेटन फ्लोरोसिस हो सकता है और नॉन स्केलेटन फ्लोरोसिस भी हो सकता है। अगर डेंटल फ्लोरोसिस होता है तो उसके पर्टिकुलर सिम्टम्स आपको क्या देखने को मिलते हैं कि जो भी आपकी टीथ है उसकी डिसकलरेशन या फिर डिसफिगरिंग यहाँ पर हो सकती है। स्केलेटन फ्लोरोसिस के अंदर क्या होगा? दैट मीन्स जो भी आपका फ्लोराइड का कंटेंट है वो आपके जॉइंट्स के ऊपर या फिर बोन्स के ऊपर इफेक्ट डाल रहा है। दैट मीन्स आपकी बोन्स है वो रिजिड या फिर स्टिफनेस हो जाएगी मेजर जो आपके जॉइंट्स है। दैट मीन्स कौन सी जॉइंट्स? नेक का जॉइंट है, बैकबोन है, शोल्डर है, पेल्विक जॉइंट है, नी जॉइंट है, इन सब के ऊपर आपका स्ट्रेस पड़ेगा और ये रिजिड या फिर स्टिफ हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर आता है नॉन स्केलेटन फ्लोरोसिस। नॉन स्केलेटन फ्लोरोसिस दैट मीन्स वो आपकी बोन से कोरिलेट नहीं कर रहा है, बोन के अलावा अगर वो चीज़ें आ रही है तो उनसे कोरिलेट कर रहा है। दैट मीन्स आपका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल कंप्लेंट्स, जो भी आपका GIT अपसेट वगैरह है या फिर आपको स्टमक अपसेट है, डायरिया हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन, वोमिटिंग, ये सारी चीज़ें अगर हो रही है तो ये आपका नॉन स्केलेटन फ्लोरोसिस के अंडर में आएगा। ओके, तो फ्लोरोसिस क्या करती है? आपकी मेजर हेल्थ इश्यूज यहाँ पर कॉज करती है, जो कि आपने देखा डेंटल, स्केलेटन और नॉन स्केलेटन फ्लोरोसिस यहाँ पर कॉज कर रहा है। तो इस प्रोग्राम में पर्टिकुलरली इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि जो भी आपकी बेसलाइन सर्वे डेटा है फ्लोरोसिस का, दैट मीन्स किस डिस्ट्रिक्ट के किस पार्ट के ऊपर इतना हार्ड वाटर आ रहा है जिसमें फ्लोराइड का कंटेंट बहुत ज़्यादा है, तो उस पर्टिकुलर चीज़ को यहाँ पर एनालाइज करवाना है या फिर एसेस करवाना है। दैट मीन्स पता लगाना है। और अगर फ्लोरोसिस केसेस हो रहे हैं पेशेंट्स को, तो उन फ्लोरोसिस केसेस के लिए उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में क्या करवानी है आपको? प्रिवेंशन, डायग्नोसिस और मैनेजमेंट के लिए बिल्डिंग्स या फिर कह सकते हैं हम यहाँ पर आपको मेडिकल सेंटर्स ओपन करवाने हैं। तो फ्लोरोसिस केस के लिए आपकी बिल्डिंग्स यहाँ पर आपको कैपेसिटी बिल्डिंग्स की एस्टेब्लिशमेंट करवानी है, जो कि क्या करे? आपका फ्लोरोसिस केसेस की प्रिवेंशन करवा सके, डायग्नोसिस करवा सके और उसकी मैनेजमेंट यहाँ पर करवा सके। ठीक है, फंक्शनिंग में इसके अंदर क्या आता है? सर्विलेंस ऑफ फ्लोरोसिस इन कंट्री। सर्विलेंस मीन्स आपके पास क्या आता है? सर्विवेलेंस मीन्स कोई भी केयरफुल वॉचिंग करना, मतलब बहुत ध्यान देना है या फिर बहुत ध्यान से आपको वो चीज़ एनालाइज करवानी है कि कंट्री में फ्लोरोसिस कैसे हो रहा है। तो जिस भी वाटर के थ्रू हो रहा है वो वाटर कहाँ से आ रहा है, तो दैट मीन्स उस पर्टिकुलर हार्ड वाटर को एनालाइज करवाना है। और जो भी आपके डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवानी है मेडिकल हॉस्पिटल्स में कि फ्लोरोसिस के लिए कोई भी ऐसा डायग्नोस्टिक टेस्ट या फिर ऐसी चीज़ें अवेलेबल करवाएं जो बता सके कि फ्लोरोसिस आपको हुआ है या फिर नहीं।
नेक्स्ट है इसके अंदर हेल्थ एजुकेशन एंड फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ फ्लोरोसिस। दैट मीन्स लोगों को अवेयर करना है कि जो भी आपका हार्ड वाटर है उसको डायरेक्टली इनटेक ना करें, उससे पहले आप आरओ वाटर या फिर उसको फिल्टर करके किसी भी तरीके से फिर उसको इनटेक करें, या फिर ही उसको अपना फूड प्रिपेयर करने में यूज़ करें, ताकि आपकी बॉडी में जो फ्लोरोसिस का कंटेंट है वो मिनिमम रहे और आपको फ्लोरोसिस होने का चांसेस ना हो। ओके, नेक्स्ट प्रोग्राम इज रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। ठीक है, दैट मीन्स RNTCP, रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। इसके अंदर जो भी ट्यूबरकुलोसिस आपकी डिजीज़ है, टीबी डिजीज़ है, जो कि आपको पता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की डिजीज़ होती है, राइट। तो ट्यूबरकुलोसिस के लिए जो भी कंट्रोल प्रोग्राम, उसको इस डिजीज़ को पर्टिकुलरली यहाँ पर कंट्रोल करवाने के लिए एक प्रोग्राम बनाया गया है। एक प्रोग्राम ऑलरेडी बना था, उसको दोबारा रिवाइज किया है। ठीक है, इसलिए इसका नाम है रिवाइज्ड NTCP। ठीक है, फर्दर RNTCP, दैट मीन्स RNTCP के अलावा भी और इसके अलावा भी जो इंडिया की गवर्नमेंट है उन्होंने एक और प्रोग्राम यहाँ पर एस्टेब्लिश किया है, विच इज़ नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान। ठीक है, NSP जिसको कहा है, जो कि 2017 में एस्टेब्लिश हुआ था और इसका 2025 तक एस्टेब्लिशमेंट रहेगा। दैट मीन्स NSP प्लान के अकॉर्डिंग जो भी ये प्रोग्राम है उसका इरेडिकेशन करवाना है आपको ट्यूबरकुलोसिस का। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू NSP बाय 2025 इंडिया में एक भी ट्यूबरकुलोसिस का केस नहीं होगा, या फिर इंडिया में ट्यूबरकुलोसिस की वजह से कोई भी डेथ नहीं होगी। ठीक है, तो ये इसका मेजर ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव में बात करें तो विजन जो है इनका, जैसे कि अब कमिंग 2025 अब आने वाला है, तो उसमें इनका विजन ऐसा है कि इंडिया को टीबी फ्री करवाना है विद 0 डेथ्स। ठीक है, 0 डेथ करवानी है, और इसकी वजह से जो भी टीबी की वजह से जो भी पॉवर्टी या फिर डिजीज़ यहाँ पर स्प्रेड हो रही थी, उनके ऊपर भी यहाँ पर काम करना है। ठीक है, इनका गोल क्या है इस प्रोग्राम के थ्रू? इनका गोल मेजर ये है कि जो भी आपका रैपिड डिक्लाइन है, मतलब टीबी में जो भी रैपिड डिक्लाइन होगी डिजीज़ के अंदर, की नंबर ऑफ केसेस पहले ज़्यादा आ रहे थे तो अब वो नंबर ऑफ केसेस कम आ रहे हैं। ठीक है, और उसकी मॉर्बिडिटी क्या होती है? मतलब एक पर्सन का हेल्दी पर्सन से, हेल्दी स्टेट से उसका डिजीज स्टेट में जाना आपकी मॉर्बिडिटी होती है। और मोर्टेलिटी क्या होती है? मतलब पर्टिकुलरली डेथ रेट की यहाँ पर बात होती है कि एक पर्टिकुलर डिजीज से उस पर्सन की कितनी डेथ हुई है एक नंबर ऑफ पॉपुलेशन में। ठीक है, तो मॉर्बिडिटी, मोर्टेलिटी, ये सारी रेट्स को यहाँ पर एग्जामिन करना है, और ऐसा इनका गोल है कि 2025 तक इंडिया को पूरा टीबी फ्री करना है। दैट मीन्स टीबी, ट्यूबरकुलोसिस का एक भी केस यहाँ पर नहीं रहने देना है बाय 2025। ठीक है, तो इसके कुछ मेजर फंक्शनिंग्स और आउटकम्स हैं इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के, जिसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, MOE, व्हाट इज दिस? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने क्या किया है? एक ऐसी स्कीम बनाई है जिसके अंदर क्या करना है, जितने भी पेशेंट्स हैं, जो भी पेशेंट्स आपके प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं, प्राइवेट डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, तो उनको एड्रेस करवाना है। दैट मीन्स वो पता करना है कि ऐसे कौन से पेशेंट्स हैं जो कि आपके प्राइवेट सेक्टर के पास जा रहे हैं। ठीक है, अब ऐसा कोई क्यों करेगा? ताकि आपको जितना भी गवर्नमेंट को ये पता चले कि आपके एक्चुअली अभी कंट्री में कितने नंबर ऑफ टीबी के पेशेंट्स या फिर टीबी के केसेस यहाँ पर है। ठीक है, तो उस चीज़ को एनालाइज करने के लिए जितने भी पेशेंट्स गवर्नमेंट में जाएंगे तो उसका तो डायरेक्टली गवर्नमेंट के पास है डेटा, बट जो प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे तो उन पेशेंट्स को यहाँ पर एड्रेस करना है पर्टिकुलरली। ठीक है, और उसके साथ में क्या करेगी गवर्नमेंट? दैट मीन्स कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर क्या करेगी? कुछ इंसेंटिव्स प्रोवाइड कराएगी। इंसेंटिव किसको प्रोवाइड कराएगी? जो भी आपके एक तो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं उनको, और उसके साथ साथ में पेशेंट्स को, इन दोनों को यहाँ पर वो इंसेंटिव प्रोवाइड कराएगी, जो कि यहाँ पर टीबी के केसेस के बारे में उनको रिपोर्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर क्या है? अब ये तो इतना इंसेंटिव तो प्रोवाइड करवा ही रही है गवर्नमेंट, किसको? डॉक्टर्स को और पेशेंट्स को, और उसके साथ साथ में पेशेंट के लिए एक और इंसेंटिव यहाँ पर होगा। दैट मीन्स कि वो उसको क्या करेगी? फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकेशन उस पेशेंट को यहाँ पर प्रोवाइड करवाएगी। दैट मीन्स बेसिकली इनका मोटिव ये है कि कोई भी जो भी पेशेंट है जो कि प्राइवेट सेक्टर में जा रहा है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जा रहा है, तो उसको एड्रेस करना है कि वो पेशेंट कौन है, कहाँ जा रहा है, उसका टीबी का मेडिकेशन कब से चल रहा है, क्या है। तो इन सब के लिए क्या कर रही है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर क्या कर रही है? प्राइवेट डॉक्टर्स को और पेशेंट्स को यहाँ पर इंसेंटिव देगी कि जो भी आपके टीबी के केसेस को यहाँ पर रिपोर्ट करेगा, और उसके साथ साथ में जो भी पेशेंट्स हैं जो कि यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर पे जा रहे थे, उनको क्या करेगी? फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन यहाँ पर प्रोवाइड करवाएगी। ठीक है,
नेक्स्ट इनका फंक्शन आता है रोबोस्ट। रोबोस्ट पर्टिकुलर मीन्स होता है एक स्ट्रॉन्ग या फिर एक हेल्दी, ऐसा एक प्लान बनाना है। दैट मीन्स कि मॉडर्न मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन सर्विस, MIS, मॉडर्न मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन सर्विस उनको ऐसी बनानी है जिससे वो क्या करे, बेसिकली जो भी न्यूली डायग्नोज है और उसके साथ साथ में जो भी एग्जिस्टिंग TB केसेस हैं उनको एनालाइज करवा ले। मतलब मेन मोटिव यही है कि प्राइवेट सेक्टर्स में जितने भी पेशेंट्स जा रहे हैं TB के, उनको एनालाइज करवाना है, उनकी असेसमेंट यहाँ पर करवानी है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर चीज़ MIS कैसे होगा, जो भी आपकी फार्मेसीज होती है, ठीक है, तो जो भी आपकी प्राइवेट फार्मेसीज हैं उसके साथ क्या रहेगा, मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ केयर का यहाँ पर एक डायरेक्ट कांटेक्ट रहेगा। तो मतलब उस फार्मासिस्ट के पास में अगर कोई भी ऐसा पेशेंट आता है जिसका प्रिस्क्रिप्शन है TB का, या फिर वो उसको TB का मेडिकेशन वहाँ पर सोल्ड कर रहा है, तो उसको सारा डेटा वो मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली हेल्थ वेलफेयर को यहाँ पर देना होगा, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, MIS के थ्रू, इस पूरी इंफॉर्मेशन सर्विस के थ्रू जितने भी आपके प्राइवेट सेक्टर्स हैं जहाँ पर आपका TB का पेशेंट जा रहा है, तो उन सब की असेसमेंट यहाँ पर ईजिली हो जाएगी। एक तो प्राइवेट फार्मेसीज में होगा और दूसरा इसके साथ साथ में डायग्नोस्टिक सेंटर्स पे भी हो सकता है। डायग्नोस्टिक सेंटर पे क्या कराएंगे, रैपिड मॉलिक्यूलर टेस्ट। ये क्या होता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है आपका ट्यूबरकुलोसिस का, ठीक है, TB का डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, ठीक है। अब उसके बाद में ये जो रैपिड मॉलिक्यूलर टेस्ट है ये क्या करेंगे, कुछ लैब्स में या फिर डायग्नोस्टिक सेंटर्स में यहाँ पर इसकी अवेलेबिलिटी करवाएंगे। डायग्नोस्टिक सेंटर्स पे, दैट मीन्स जो भी यहाँ पर इसका टेस्ट सैंपल लेंगे वो ये सारी चीज़ों की अवेलेबिलिटी करवाएंगे, जिस वजह से क्या होगा, पेशेंट आएगा अपने टेस्ट करवाएगा तो पता चलेगा कि इस पेशेंट को TB था या है, या फिर मतलब ये टेस्ट करवा रहा है तो ऑब्वियसली समथिंग रिलेटेड टू द TB। नेक्स्ट क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने क्या किया है, स्टार्ट करेगी, वो उनका ऐसा ऑब्जेक्टिव है क्योंकि 2025 तक इनको अपना TB को इरेडिकेट करवाना है, तो उनका एक मोटिव ये भी है कि क्या करेगी, इंडिविजुअली SMS सर्विस को प्रोवाइड करवाएगी कि जो भी पेशेंट्स आपके TB के पेशेंट्स हैं उनको SMS सर्विस प्रोवाइड करवाएगी, बेसिकली मेडिकेशन के लिए और इन सारी चीज़ों के लिए जो भी TB से रिलेटेड है उनको अपडेट करेगी, उनको नॉलेज यहाँ पर प्रोवाइड करवाएगी। और इसके साथ साथ में ही मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर क्या कर रही है, कुछ ऐसे मैकेनिज्म्स को यहाँ पर एस्टेब्लिश करेगी जो कि क्या करेंगे, बेसिकली जो भी आपके TB के पेशेंट्स हैं उनको न्यूट्रिशनल सपोर्ट दिया जाएगा उस पर्टिकुलर मैकेनिज्म से। जो भी आपके TB का पेशेंट है उसकी हेल्थ डाइट जो भी पुअर हो गई है तो उसको यहाँ पर एनहेंस किया जाएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ में उसको फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिया जा सकता है। कौन देगा ये सब कुछ, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। फाइनेंशियल सपोर्ट भी उसको यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है। फाइनेंशियल सपोर्ट अब वो किस मोड से दे सकते हैं, यहाँ पर DPT से। DPT मीन्स डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ओके। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ये सारा वर्क कर रही है 2017 से 2025 तक करेगी विद द एम ऑफ टू इरेडिकेट द ट्यूबरकुलोसिस डिजीज। दैट मीन्स आपके पूरे इंडिया को TB फ्री इनको करना है बेसिकली। नेक्स्ट इसकी फंक्शनिंग क्या आती है कि जो भी स्टेट आपका RNTCP में, दैट मीन्स रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम में बहुत अच्छे से इन्वॉल्व होगा या पार्टिसिपेट करेगा, दैट मीन्स जो भी नंबर ऑफ डेटा है TB के पेशेंट्स का जितना भी डेटा है उस चीज़ों को डूइंग वेल करेगा, मतलब अच्छे से इन सारी चीज़ों के ऊपर काम करेगा, तो क्या करेगी मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली हेल्थ केयर उसको क्या करेगी, इंसेंटिव्स प्रोवाइड कराएगी, ठीक है। बेसिकली इंसेंटिव क्या होती है, कुछ एक गिफ्टिंग अमाउंट होता है उनको पे करने का, तो वो उस पर्टिकुलर स्टेट को यहाँ पर वो अमाउंट पे करेगी, ठीक है। और इसी के साथ साथ में जो भी पर्टिकुलर स्टेट RNTCP के साथ साथ में जो भी आपका स्वच्छ भारत मिशन है इसको भी जो कोई फॉलो करता है तो उसकी परफॉर्मेंस यहाँ पर लिंक करेगी। दैट मीन्स इंसेंटिव का उसका जो भी होगा इसके ऊपर डिपेंड होगा कि वो स्वच्छ भारत मिशन को उसने कितना फॉलो किया है विथ RNTCP। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी को फॉलो करना है, इसके साथ साथ में स्वच्छ भारत मिशन जो भी आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एस्टेब्लिश किया है उसको भी यहाँ पर फॉलो करवाना है, ठीक है। तो बेसिकली इस प्रोग्राम के थ्रू इंडिया का जो भी गोल है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का एक गोल है कि TB को यहाँ से पूरे इंडिया से रिमूव करना है, ठीक है। तो ऐसे ही आपके नंबर ऑफ हमने नेशनल प्रोग्राम्स देखे और इसके अलावा भी नंबर ऑफ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स यहाँ पर होते हैं, जैसे कि नेशनल प्रोग्राम ऑन हेल्थ केयर फॉर एल्डरली, मतलब जो भी आपके एल्डर पेशेंट्स हैं जिनको हम जेरियाट्रिक पेशेंट्स कहते हैं, जो पेशेंट्स आपके चाइल्ड होते हैं उनको हम पेडियाट्रिक कहते हैं और जो आपके एल्डर पेशेंट्स होते हैं उनको हम जेरियाट्रिक पेशेंट्स कहते हैं, ठीक है। तो उनकी प्रॉपर हेल्थ केयर करवाना एक नेशनल प्रोग्राम है यहाँ पर, ठीक है। नेशनल प्रोग्राम है आपका प्रिवेंशन एंड कंट्रोल फॉर कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज एंड स्ट्रोक, ठीक है, जो भी हमने देखा था अभी NPCC, हमने स्टार्टिंग में इसको डिस्कस किया था।
इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में जो भी आपकी ये सीवियर हेल्थ इश्यूज हैं तो इनके ऊपर यहाँ पर काम करना है, इनको आपको रिड्यूस करवाना है धीरे धीरे, या जो भी इनकी मेडिकेशन है इनके लिए बिल्डिंग देना है, ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस, प्रिवेंशन, इन सब के ऊपर यहाँ पर काम करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। वेक्टर बॉर्न डिजीज कौन सी होती है? वेक्टर बॉर्न डिजीज जो कि आपका किसी वेक्टर के थ्रू, जैसे कि आप एक होस्ट हो तो आपके अंदर वो चीज़ डायरेक्टली नहीं आई है, किसी वेक्टर के थ्रू आई है। जैसे अगर मान लो कोई भी डिजीज एक एनिमल से ह्यूमन में आई है तो वो डायरेक्टली कैसे आई? किसी वेक्टर के थ्रू। दैट मीन्स कोई मीडिएटर यहाँ पर है, तो वो आपकी वेक्टर बॉर्न डिजीज होती है। जैसे कि वेक्टर बॉर्न डिजीज में आपका आता है मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू, काला अजहर, ठीक है। मतलब ये कुछ ऐसी डिजीज हैं जो कि किसके थ्रू होती है? आपको मॉस्किटोज के थ्रू, मॉस्किटो बाइट के थ्रू आपको मलेरिया, डेंगू, ये सारी डिजीज होती है, तो ये वेक्टर बॉर्न डिजीज होती है, ठीक है। तो इनका भी कंट्रोल करवाना, इन पर्टिकुलर डिजीज को भी कंट्रोल करवाने के लिए एक प्रोग्राम यहाँ पर एस्टेब्लिश हुआ है, दैट मीन्स ऑन गोइंग है अभी इंडिया में। और इसके अलावा भी आपके नंबर ऑफ हेल्थ प्रोग्राम्स यहाँ पर ऑन गोइंग है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमको ये स्टडी करना था कि नेशनल हेल्थ मिशन या फिर नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स क्या होते हैं, ठीक है। और जो भी आपके कुछ गवर्नमेंट के थ्रू अभी ऑन गोइंग नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स हैं उसको भी यहाँ पर मेजरली स्टडी हमने किया है, ओके। आई होप ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।